हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं। जब हमें दो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, दो चरों के रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, उसको हमें हल करने की जो विलोपन विधि है उसके बारे में आज आपको समझना है। और इसकी जो एक्सरसाइज आज होगी 3.4 उसको भी साथ साथ में कवर करना है। तो बच्चों, विलोपन विधि है क्या? जैसा कि उसका नाम है, विलोपन का मतलब एक पद को पहले विलुप्त करना है। यहां पर आपको प्रत्येक प्रश्न में दो रैखिक समीकरण दिए जाते हैं और उन रैखिक समीकरणों में दो चर होते हैं, यह भी पक्की बात है। तो उसमें से पहले एक चर को हम विलुप्त करेंगे, यह प्रोसेस आपकी है, उसको हम कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो हम कैसे एक चर को विलुप्त करते हैं आइए समझ लेते हैं। हमें दो इक्वेशन कोई दिए जाएंगे, हमें कोई दो इक्वेशन दिए जाएंगे। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिए जाएं, 8x प्लस यहां लिख दें 5y बराबर में लिख दें 11। ये जरूरी नहीं है, जो भी मर्जी, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया। दूसरा एग्जाम हो सकता है कि आपके पास एक समीकरण दिया जाए x प्लस वाई बराबर 4, ऐसे लिख लेते हैं। तो हमें कोई दो इक्वेशन ये प्रश्न में दिए जाएंगे और हमें क्या करना है, विलोपन विधि से इनको हल करना है। तो विलोपन के हमने अभी आपको बताया कि करना क्या है, एक किसी चर को हम पहले विलुप्त करेंगे। कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लें कि हमें x को विलुप्त करना है। ये कोई अनिवार्य नहीं है कि हम x विलुप्त करें या y को विलुप्त करें, एक किसी चर को हमें विलुप्त करना है। और उसका प्रोसेस क्या है, कैसे विलुप्त किया जाता है। मान लो थोड़ी देर के लिए हम x को विलुप्त करना चाह रहे हैं, तो यहां से इन x के गुणांकों को आपको बराबर करना है, ये प्रोसेस है। यदि हमें y को विलुप्त करना है, y चर को विलुप्त करना है, तो हम फिर y चर के गुणांकों को हम बराबर करेंगे। तो बराबर करते कैसे हैं, सीधी सी बात है भाई। अगर यहां से देखो, इसमें अगर हम मान लेते हैं कि y को विलुप्त करना है, तो यहां पर y के साथ में 5 का गुणा है, तो यहां भी अगर y के साथ में 5 का गुणा हो जाए तो समझो हमारा विलुप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें किसी चर के गुणांकों को समान करना है। अगर हमें y का विलुप्त करना है, y को विलुप्त करना है, तो y के गुणांकों को समान करना है। और यदि x को हमें विलुप्त करना है तो x के गुणांकों को समान करना है। इतनी प्रोसेस समझो, पहली प्रोसेस ये है। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि हमें y को अगर विलुप्त करना है, तो अगर y विलुप्त हो जाएगा भाई, कैसे देखो, y इस सेकंड वाले इक्वेशन में हम 5 का मल्टीपल कर, क्या कर दें सेकंड इक्वेशन में 5 का मल्टीपल कर दें। तो अगर हम यहां 5 का गुणा कर देंगे तो देखो 5y हो जाएगा। देखो ये हमने बताया गुणांक बराबर करने, ठीक है। होता क्या है, जब 5 का गुणा करेंगे तो पूरे इक्वेशन में करेंगे, दोनों पक्षों में, हर पद में आपको 5 का गुणा करना है। यहां लिख देते हैं, देखो लिखें, यहां ऐसे लिख दें, समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर देखो हम 5 का गुणा अगर कर दें तो 5 का पहले x में गुणा करेंगे, 5x हो जाएगा, प्लस यहां देखो 5 का गुणा y में करोगे, 5y हो जाएगा, बराबर इधर देखो 5 चौको 20, यहां पर 4 में 5 का गुणा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में हमने 5 का गुणा कर लिया। अब इस पर चलो एक नया नंबर डाल देते हैं, तीसरा नंबर डाल दें, और इसके साथ ये जो पहला इक्वेशन लिखा है वो यहां पर आप लिख दें 8x प्लस 5y बराबर 11। ये आपका पहला वाला इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, इनके चिन्हों को देखो, हमने y के गुणांकों को बराबर किया है, इसलिए इसी के हमें गुणांकों की जिस गुणांक को हमने बराबर किया है, जिस चर को हमने बराबर किया है, उसके यहां पर हम साइन देखेंगे, मतलब उसके चिन्ह देखेंगे। ये दोनों देखो प्लस में, अगर दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में है तो आपको घटाना है, मतलब समान चिन्ह हो तो आप घटा दें, और यदि इनके चिन्ह विपरीत हो तो इनको जोड़ दें। इतना याद रखिएगा। यहां क्या करेंगे, घटाने पर लिख दें। क्यों ऐसा करेंगे भाई, ये तो आपको पता ही है, अगर दोनों प्लस प्लस की संख्याएं हैं, प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, तभी तो कट सकता है भैया, तभी तो इसको विलुप्त कर सकते हो आप। तो यहां से अगर प्लस है, यहां भी प्लस है, तो इसको हम क्या करें, घटा दें, तो घटाने से माइनस हो जाएगा, तब ये 5y माइनस का 5y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बस घटाने पे क्या करेंगे, देखो निशान इसका बदल दें ऐसे। अब 5y प्लस का माइनस का 5y, ये देखो कैंसिल हो जाएगा।
यहां 5x, इसमें से 8x घट जाएगा तो माइनस का यहां पर आपको 3x मिलेगा। ठीक है, 5x से 8x घटाओगे कितना मिलेगा? -3x। और यहां पर बराबर, यहां 20 में से 11 घटाएंगे तो आपको यहां पर देखो भैया 9 मिल जाएगा। ठीक है, 20 में से 11 घटाओगे कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। अब यहां पर -3 अगर यहां से हटाओ, गुणा में है ना, तो कहां जाएगा? भाग में जाएगा। तब x बराबर यहां आपको मिल जाएगा 9 बटे में -3, 3 त्रिका 9, मतलब x बराबर -3। ठीक है भाई, इतना तो हो गया काम। x का मान कितना निकल आया? -3। यहां पर एक पद को हमने विलुप्त किया, एक चर को विलुप्त करने पर दूसरे चर की वैल्यू हमें यहां पर मिल गई, मिली ना। अब इस चर को, अगर इस x के मान को आप किसी समीकरण में प्रतिस्थापन कर दें तो अभी बात हमारी बन जाएगी। यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां रख देते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 8x का मान कितना लिख दें? -3 लिख दें, प्लस 5y और बराबर में इधर 11 लिख दें। ठीक है, यहां समझना, देखो 8 या 24 माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा, बराबर में 11। अब ये माइनस का 24 इधर ले जाओ भाई, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 11 प्लस 24। और यहां से देखिए 5y बराबर, इन दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, बस 5 का भाग करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी 35 बटे में 5 करोगे तो 5 सत्ते 35, 7 बार कैंसिल हो रहा है, y का मान 7 आ गया। देख सकते हो x का मान और y का मान, ये हल करने का मतलब, समीकरण के हल करने का मतलब चर का मान ज्ञात करना है। जो भी चर होते हैं उनके मान ज्ञात करने होते हैं। तो यहां पर दोनों चरों के मान हमने ज्ञात कर लिए, x का मान -3 और y का मान 7। ये देखो इसका आंसर। ठीक है भाई, तो ये कौन सी विधि है बच्चों? विलोपन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार फिर से समझ लें। हमें दो चरों में से एक चर को विलुप्त करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उनके गुणांकों को बराबर करते हैं। जिस चर को हमें विलुप्त करना है उसके गुणांकों को हमें समान बनाना है। तो यहां पर हमने y को विलुप्त किया है, इसलिए हमने क्या किया है? y के गुणांक को समान किया है, मतलब इसमें हमने 5 का मल्टीप्लीकेशन किया है। और यदि हम 8 को विलुप्त करते तो इसमें 8 का मल्टीप्लीकेशन करते, तब 8x और 8x कैंसिल होता है घटाने पर, है ना। तो कोई बात नहीं, किसी में x भी आप समाप्त कर सकते हो, मतलब विलुप्त कर सकते हो, या किसी में y विलुप्त कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। जो भी आपको सिंपल लगे उसको आप विलुप्त कर लें। कभी कभी ऐसा होगा, यहां पर कभी कभी सवाल में ऐसा दिया जा सकता है कि किसी एक राशि का गुणा करने से ये बराबर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए आइए देखो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि यही इक्वेशन आपका लिखा हुआ, दूसरा इक्वेशन हम पलट के रख देते हैं। देखो ध्यान में, यहां पर अगर हम यहां ऐसे लिख दें, यहां लिख देते हैं 3x प्लस 2y और बराबर में 4। देखो समझो भैया, अगर मान लें ये आपका कोई इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन हमने, अब ये आपके ये इक्वेशन बन गए। अब हम बताओ भाई कैसे बराबर करेंगे y, कैसे बराबर करेंगे x? तो ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है कि एक किसी चर का गुणा करने से कोई भी गुणांक दो को बराबर नहीं हो रहा। अगर इसमें यहां पर हम 2 का मल्टीपल कर दें तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 5y है, 4y है, बराबर नहीं हो रहा। अगर यहां पर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 त्रिका 9x हो जाएगा, ये है आपका 8x, ये भी बराबर नहीं हो रहा। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि एक किसी राशि का गुणा करने से कोई भी चर बराबर ना हो, तब आपको क्या करना है? अदल बदल कर दें भाई। कैसे? अगर हमें y बराबर करना है तो 2 का ऊपर गुणा कर दें, 5 का नीचे गुणा कर दें, बस हमारा काम हो जाएगा। कैसे? देखो समझते हैं। अगर हम यहां 5 का गुणा करेंगे, सॉरी 2 का गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 10y। और यहां अगर 5 का गुणा इसमें करोगे तो 2 पंचे 10y, ये भी हो जाएगा। देखो 10y बराबर हो जाएगा। ऐसी कभी स्थिति है कि आपको किसी एक समीकरण में गुणा करने से हम चर को बराबर ना कर पाए, चर के गुणांकों को बराबर ना कर पाए, तब आपको क्या करना है? इसके गुणांक का ऊपर गुणा करें, ऊपर वाली के गुणांक का नीचे गुणा करें। ठीक है, इस प्रकार से गुणा करेंगे और फिर वही प्रोसेस आपको करनी है जो अभी बताई। ठीक है, चलिए आइए देखो एक्सरसाइज के हम सवाल करते हैं। एकदम बड़े आसान तरीके से सारी प्रॉब्लम आपकी हल होने वाली है। एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। बच्चों 3.4 एक्सरसाइज में
ये है आपका क्वेश्चन नंबर पहला। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3.4 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन लिखा है उसमें आपके पास यहाँ दिया गया है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से दोनों विधियों से समीकरण को हल करना है। ठीक है, और ये भी साथ में पूछी गई है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, जो भी भैया सिंपल लगे उसको लिख देना है, अधिक उपयुक्त है, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो यहाँ पर पहला सवाल है आपके पास, ये लिखा हुआ है x + y और बराबर में 5। एक समीकरण तो भैया ये दिया गया है, दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया गया है 2x और माइनस में 3y और बराबर में 4। ये आपका दूसरा समीकरण दिया गया है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को दोनों विधियों से यहां पूछा गया है। पहले विलोपन विधि से बताइए, फिर प्रतिस्थापन विधि से बताइए। हमें दोनों पता है। देखो ध्यान दें, पहले हम विलोपन विधि की बात करेंगे। विलोपन विधि, अभी हमने आपको जैसा कि बताया कि विलोपन विधि में हम किसी एक चर को विलुप्त करेंगे। यहां पर अगर हम मान लेते थोड़ी देर के लिए कि y को हमें विलुप्त करना है, तो बहुत आसान सा काम है। इस पहले वाले समीकरण में 3 का मल्टीपल कर दें तो 3y हो जाएगा, और ये तो 3y लिखा ही है सीधा, हमें गुणांक बराबर करना है केवल। तो समीकरण क्या करें, देखो विलोपन के लिए हम क्या करते हैं, यहां लिख दें समीकरण एक में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, पहले वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 3y और बराबर में 3 × 5 = 15। समझो भैया, यहां पर हमने क्या किया, 3 का गुणा कर दिया, 3 का यहां, 3 का यहां, दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर। ठीक है, इसके बाद इसको हम नंबर डाल देते हैं तीसरा, और इसी के साथ नीचे हम लिख देते हैं दूसरा नंबर का जो इक्वेशन है ये वाला लिख दें यहां पर 2x - 3y बराबर में 4। हमने भैया किसके गुणांक बराबर किए, कौन से चर के गुणांक बराबर किए, y चर के गुणांक हमने बराबर किए। तो यहां पर उसी के निशान देखने हैं, ये प्लस है, ये प्लस, मतलब चिन्ह दोनों के विपरीत हैं। यदि दोनों के चिन्ह विपरीत हों तब इनको जोड़ना होता है, जोड़ने पर अपने आप प्लस माइनस का कैंसिल खत्म हो जाएगा। तो ये प्लस के 3y माइनस के 3y ये देखो कैंसिल। ठीक है, तो 3x और 2x यहां जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5x। इधर देखो भैया 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, और बस x बराबर यहां से हमें 19/5 मिल जाएगा। देखो ये तो x की वैल्यू मिल गई, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। इस x का मान समीकरण 1 अथवा 2 किसी में भी आप रख सकते हो, अपना आपका नजरिया है, जिससे आप सिंपल समझ सको उसमें रख दें। तो यहां पर गुणांक है नहीं, तो मेरे ख्याल से यहां सिंपल लगेगा। समीकरण 1 में हम क्या कर दें, x का मान 19/5 लिख दें। यहां लिख दें समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहां देखते हैं x के जगह पे लिख दें कितना, यहां लिख दें 19/5 प्लस y, देखो प्लस y जो कहते हो, और बराबर में 5, बराबर में 5 लिख दें। ठीक है भाई, अब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो रख देते हैं। देखो y बराबर कितना हो जाएगा 5 - 19/5, सिंपल। 5 × 5 = 25, 25 में से 19 घटा दो, कितना बचेगा 6 बचेगा भैया। तो आपको यहां पर y की वैल्यू 6/5 मिल जाएगी। ठीक है, आंसर आपको यहां मिल रहा है, x का मान देखो मिल गया कितना, x बराबर 19/5, x बराबर 19/5, और y का मान जो है वो आपको यहां पर मिल गया कितना 6/5। ठीक है, ये कौन सी विधि है भाई, कौन सी विधि है, विलोपन विधि से हमने x और y के मान ये ज्ञात कर लिए, मतलब समीकरण को हल कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से देखें, भैया आंसर यही आएगा। प्रतिस्थापन विधि से देखें तो हम प्रतिस्थापन विधि से देखो कैसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रतिस्थापन बताया था, प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में उसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे। देखो यहां पर हम क्या कर दें, समीकरण एक से ध्यान से देंगे, अगर पहले वाले समीकरण से यहां से हम मान लेते हैं कि y का मान निकाल लें। अगर हम यहां से y का मान निकालें तो कितना मिलेगा, 5 - x मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, ये प्लस का x है ना, इधर जाएगा माइनस का x हो जाएगा, तो y बराबर हमें 5 - x मिल जाएगा। चलो इस पर एक नया नंबर डाल देते हैं, चौथा नंबर डाल दें। ठीक है,
और ये y की वैल्यू हम कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर, चूंकि हमने पहले से ही x, पहले समीकरण से x y की वैल्यू निकाली है, तो अब रखना कहां है, दूसरे वाले समीकरण में रखना है। यहां लिख दें समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर। तो चलो यहां पर देखो 2x आपका ठीक लिखा हुआ है, माइनस में 3 और इंटू में y का मान कितना लिखोगे आप, 5 माइनस x, और बराबर में इधर लिख दें 4। ठीक है भाई, बस सीधा बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। 2x माइनस 3 पंचे यहां 15 लिख दें, माइनस माइनस यहां प्लस लिख दें, 3 का x में गुणा 3x लिख दें, और बराबर में 4। ठीक है भाई, देखो यहां 3x प्लस का 2x, मतलब यहां पर इसको दोनों को जोड़ के 5x लिख दें, और ये माइनस का 15 अगर इधर ले जाओगे तो 4 प्लस 15 हो जाएगा। यहां लिख देते हैं 5x बराबर कितना, 19, तब x का मान यहां पर हमें 19/5 मिलेगा। ये देखो x का मान मिल गया। ठीक है, अब इस x के मान को आप इस समीकरण में रख दें, y का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहां भी किसी में रख सकते हो, इसमें रख दें, इसमें रख दें, किसी भी समीकरण में रख दें, आपको y का मान मिल जाएगा। और यदि यहां लिखेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाएगा। यहां लिख दें x का मान समीकरण 4 में लिख दें। ठीक है, 4 में रखने पर तो यहां पर देखो y का मान मिल जाएगा हमें, y बराबर 5 माइनस x, और x का मान कितना लिखोगे, 19/5। ठीक है, यहां देखिए y का मान हमें मिल जाएगा 5 पंचे 25, और 25 में से 19 घटाओगे तो ये 6 मिलेगा, 6/5। यहां भी आपको देखो x और y के मान जो मिले वही मान है जो इस विधि से निकाले, उसी विधि से, और दूसरी वाली विधि से बात एक ही है। तो यहां पर x की वैल्यू हमें 19/5 मिल रही है, और y का मान हमें 6/5 मिल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये देखो आंसर हो गया, दोनों आंसर एक ही है। दो विधियां हैं, देखो एक विलोपन विधि अभी हमने बताई, और ये वाली विधि प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और ये वाली विधि जो प्रतिस्थापन विधि है, इससे पहले वाले वीडियो में पूरी एक्सरसाइज है ना, बहुत एकदम धूम धड़ाके से। अगर इसको किसी प्रकार से कोई समस्या लगे तो आई बटन दबा के उस वीडियो पे जाएं और उसको भी आप एक बार कंप्लीट देखना। ठीक है, चलिए यहाँ ये आपका पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। ठीक है, नोट कर लो भैया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। इसको रब कर दें, चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा क्या है इसका, 1 2 3 4 पार्ट दिए गए हैं, चारों पार्ट एक ही प्रोसेस से करना है आपको। चलो एक कोई हम और सवाल आपको करवा के यहाँ क्लियर करवा देते हैं। चलो यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ बच्चे जो संख्याएं बटे में दी जाती है ना, भिन्न में दी जाती हैं, उसके लिए शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर चौथा पार्ट हल करवा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक समीकरण है x/2 प्लस में लिखा है 2y/3 और बराबर में -1। एक समीकरण आपको ये दिया गया है। ठीक है, दूसरा समीकरण है x - y/3 और ये बराबर में कितना है, 3 दिया गया है। चलो दो इक्वेशन हमने बताया आपको, हर प्रश्न में 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, उनको हमें हल करना है, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 इक्वेशन देना जरूरी है। अगर हम 3 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं तब वहां पर 3 इक्वेशन दिए जाते हैं। हालांकि आपके कोर्स में वो बात नहीं है, कोई बात नहीं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण समझेंगे तो हमें सबसे पहले कौन सी विधि अपनानी है, यहां पर विलोपन विधि से पहले समझ लो, विलोपन विधि पहले समझ लो भाई। अभी हमने बताया कि किसी एक चर को हमें विलुप्त करना है। क्या करना है, किसी एक चर को। बताओ भाई कैसे करोगे। अगर हम y को विलुप्त करें, बिल्कुल एकदम आसान लग रहा है भैया, इसमें 2 का मल्टीपल हो जाए तो 2y/3 दोनों के y के गुणांक दोनों समीकरणों के बराबर हो जाएंगे। तो इस वाले समीकरण में क्या कर दें, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें। क्या कर दें, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें। चलो यहां लिख देते हैं, यहां लिख दें समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें। यहां देखो 2 का जब गुणा करोगे तो यहां पर हमें 2x मिल जाएगा, माइनस यहां 2 का गुणा करोगे तो 2y/3 मिलेगा,
और बराबर यहाँ 2 का गुणा करोगे तो 2 या 6 मिल जाएगा। ठीक, और इसको हम इक्वेशन तीसरा नंबर डाल दें इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पर हमने गुणा किया और इसको हम बिल्कुल एज सच ज्यों का त्यों लिखेंगे। समीकरण 1 को क्या लिखा है, समीकरण x बटे 2 प्लस में 2y बटे में 3 और बराबर में माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल देखो एकदम आसान। हमने आपको बताया कि जिस चर के गुणांक हम बराबर करें उसके ही निशान देखने हैं। उसके देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, मतलब दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। तो अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तब इनको हम दोनों को क्या करते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं। यहां क्या करेंगे, जोड़ दें। जोड़ने पर देखो माइनस 2y बटे 3 और ये प्लस का 2y बटे 3 आपस में कैंसिल हो जाए। यहां पर 2x के साथ हमें जोड़ना है x बटे 2 को, बराबर यहां 6 में से हमें -1 घटा देना। देखो 6 - 1, ठीक है। यहां देखो 2 दूनी 4x में 1x जोड़ोगे तो हमें यहां पर 5x मिलेगा, बटे में 2 लिख दें, बराबर में यहां देखो 6 में से 1 घटाओगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू जब निकलेगी तो ये देखो भाग में है वो तो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 5 गुणा में 2 बन जाएगा। और ये 5 का हम यहां भाग कर दें, 5 से 5 कैंसिल, मतलब x बराबर 2। ये देखो x का मान मिल गया। और इस x के मान को हम समीकरण यहां पर इसमें अथवा इसमें किसी में रख दें, कोई समस्या नहीं। यहां लिख दें x का मान समीकरण 1 में रख दें। 1 में रखने पर पहले वाले समीकरण में रख दें तो देखो ये हो जाएगा, x की जगह कितना लिखना है, 2 लिखना है, बटे में 2 आपका ज्यों का त्यों है, प्लस में यहां लिखेंगे 2y बटे 3 आपका ज्यों का त्यों, बराबर में -1। ठीक है, अब देखिए 2 कैंसिल एक बार, तो 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। आपको यहां मिलेगा 2y बटे 3 बराबर -1। ये देखो +1, यहां पर क्या है, ये +1, और इस +1 को अगर यहां से हटाओ तो इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां समझ सकते हो ये 2y बटे में 3 बराबर में माइनस का 2, -1 माइनस का 2 मिलेगा। और यहां से अगर y का मान हम ज्ञात करें तो -2 गुणा में 3 बटे में 2 मिलेगा। देखो 3 का गुणा 2 का भाग, 2 से 2 कैंसिल करोगे, y का मान -3। ये देखो x और y के मान हमें मिल गए, x बराबर 2, y बराबर -3। कौन सी विधि है भाई, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आप जानते हो। यहां से x का मान यहां से निकालो, देखो आसान निकलेगा। यहां से x का मान कितना मिल जाएगा, माइनस का ये है y बटे 3, इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा। और इस x के मान को आपको समीकरण 1 में रख के फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, सॉरी y की वैल्यू, क्योंकि हमने x का यहां से विलोपन किया है, x का प्रतिस्थापन किया है। x का मान इसमें रख दें, y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो y का मान मिले वो यहां रख दें, x का मान मिल जाएगा। आपको पता ही है, हम इससे पहले वाले एक्सरसाइज में पूरी प्रतिस्थापन वाली हमने क्वेश्चनों को करवाया। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन भैया। तो इस तरीके से ये हम ऐसे कह सकते हैं कि आपने विलोपन विधि बिल्कुल सीख ली एकदम बढ़िया से। कुछ आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो ध्यान दें, चलो इसको नोट कर लो भाई, कर दें रब भैया, चलो इसको रब कर देते हैं। अब इसके बाद देखो कुछ इबारत लिखी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम, जैसा कि हमने बताया आपको कि जो इबारत लिखी हुई है उसको आपको पहले बहुत आसान से समझना है कि इसमें क्या हमें दिया गया है, कैसे कैसे उसको हमें रैखिक समीकरण पहले बनाना है और फिर बाद में उनको हमें हल करना है। समझते हैं, देखो पहला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न लिखा है और दूसरा में पहला प्रश्न है वो क्या है, देखो ध्यान दें। पहले इसमें लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए। हमें पहले समीकरण युग्म बनाना है, जो समस्याएं दी गई उसको पढ़ के हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उसको हमें हल करके बताना है। विलोपन विधि से करना है ना, केवल विलोपन विधि। उसने कह दिया भैया हमें प्रतिस्थापन विधि नहीं, विलोपन विधि चाहिए, तो कोई बात नहीं, विलोपन विधि से बताएंगे। यहां पर हमें जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है, देखो ध्यान दें, पहला क्या क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, कोई भिन्न है ना, और उस भिन्न में क्या करें, अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है,
बहुत एकदम आसान प्रश्न है। देखो ध्यान दें, हम ये मान लेते हैं कि माना जो हमारी भिन्न पूछी गई है उसको हम मान लेते हैं x बटे बाई है। भिन्न कभी भी आप लिखते हो अंश बटे हर में ही तो लिखते हो, तो ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया। तो हमने मान लिया कि भिन्न हमारी x बटे बाई है। ठीक है, अब जैसा प्रश्न का है हम वैसा ही करेंगे। प्रश्न की जो पहली शर्त है उस शर्त के मुताबिक कहा गया है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें। देखो ध्यान दें, ये आपका भिन्न है x बटे बाई और इसमें अंश में एक जोड़ दें। भैया यहाँ एक जोड़ देते हैं, हर ये है इसमें एक घटा देते हैं, ऐसे ही तो कहा गया है। अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो इसका मान एक के बराबर हो जाता है, बराबर एक लिख दें। सीधी सी बात है एकदम। देखो ध्यान दें, यहां से एक समीकरण आपका रैखिक समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। जो हमें प्रश्न में शर्त दी गई है उसके अनुसार एक समीकरण बन जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करें, x प्लस 1 बराबर बाई माइनस 1, या इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस बाई बराबर, ये देखो ध्यान दें प्लस 1 है ना, इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 मतलब माइनस 2। x ये इधर ले आओ, माइनस बाई हो जाएगा और बराबर माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। देखो भैया एक समीकरण तो ये बन गया। ठीक है, कितना ठीक है। अब दूसरी शर्त प्रश्न की क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। दूसरी शर्त है कि यदि हर में एक जोड़ दें, केवल हर में एक जोड़ना है, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। देखो ध्यान दें, x बटे बाई ये तो आपकी भिन्न है और ये आपका हर है, इसमें एक जोड़ दें तो वह भिन्न बराबर 1/2 हो जाती है। ऐसा ही तो कह रहा है प्रश्न, हर में एक जोड़ दें तो इसका पूरे का मान 1/2 के बराबर हो जाता है। ठीक, चलो यहां से भी देखो एक समीकरण बन जाएगा, 2x बराबर बाई प्लस 1, क्रॉस मल्टीपल, यहां से बाई इधर ले आओ तो ये हमारे पास 2x माइनस बाई बराबर 1 हमें मिल जाएगा। यहां पर देखो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब क्या करना है, विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, फिर भिन्न आपकी निकल आएगी। मतलब x बाई के मान निकाल लें तो जो x होगा वो भिन्न का अंश हो जाएगा और जो बाई का मान होगा वो भिन्न का हर हो जाएगा। बस भिन्न तैयार हो जाएगी। भैया क्या करें बताओ, हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। हमने आपको बताया कि हमें सबसे पहले इस एक चर को हमें विलुप्त करना है और विलुप्त होने के लिए क्या करते हैं, किसी जो चर हमें विलुप्त करना है उसके हम गुणांक बराबर करते हैं। यहां पर बिल्कुल आसान काम है भैया। तो यहां पर बाई के गुणांक बराबर रखे हैं तो हमें गुणा उड़ा नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सीधा हो जाएगा। देखो पहला समीकरण यहां लिख लेते हैं, x माइनस बाई बराबर माइनस का 2, ये आपका पहला इक्वेशन है। और ये दूसरा है आपके पास लिखा है 2x माइनस बाई और बराबर में 1, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब हम गुणा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर बाई के गुणांक जस्ट बराबर हैं, पहले ऑलरेडी है ना। तो अब इसके गुणांक जब बराबर हैं तो अब हम इसके निशान देखेंगे। निशान देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। अगर समान चिन्ह हुआ करते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और विपरीत चिन्ह हुआ करते हैं तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बाई के दोनों चिन्ह समान हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, आपको घटाना है। तो यहाँ लिख दें घटाने पर क्या होगा, सभी चिन्ह बदल जाएंगे। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये प्लस का बाई हो गया, ये माइनस का बाई, प्लस का बाई कैंसिल। ये x है, इसमें से 2x घटाओ तो माइनस का x मिल जाएगा। इधर देखो माइनस का 2 और ये माइनस का 1, तो यहां पर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो, यहां पर x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। और इस x के मान को हम किसी भी समीकरण 1 नंबर या 2 नंबर में रख दें तो हमें दूसरा चर अर्थात y का मान मिल जाएगा। हम यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में लिख दें, 1 में रखने पर, तो यहां पर हम रख देते हैं। तो कोई x का मान कितना लिखोगे, 3, माइनस में लिखोगे y बराबर में माइनस का 2। ठीक है, यहां से देखिए अगर माइनस बाई यहां छोड़ दें तो बराबर का निशान लगाओ, -2 लिखो और ये आपका 3 अगर इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा, -5। माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर दें, बाई का मान 5 हो जाएगा। भैया x और बाई का मान जब हमने ज्ञात कर लिया तो क्या हम भिन्न ज्ञात नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, क्योंकि भिन्न तो हमारी x बटे बाई है। x की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, बाई की वैल्यू हमने 5 निकाल ली, तो ये देखो भिन्न बन गई भैया कितनी, 3/5। अगर आप चाहो
तो अपने उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हो। चाहो तो अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हो कि हमने जो भिन्न निकाली है वो ठीक है या नहीं। देखो ध्यान दो, प्रश्न में ऐसा कहा गया है पहली शर्त में कि अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो भिन्न का मान एक हो जाता है। अगर इस भिन्न के ऊपर जो अंश लिखा है उसमें एक जोड़ दें, देखो ध्यान दें, कितना हो जाएगा, 3 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4, और हर जो लिखा है उसमें एक घटा दें, 5 में से एक घटाओगे कितना हो जाएगा 4। तो यहां से देखो ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, 4/4 मतलब 1। तो वो भैया भिन्न का मान 1 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। इसका मतलब जो भी हमने प्रोसेस किया बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहो तो दूसरे समीकरण से भी अपनी पुष्टि कर सकते हो। देखो ध्यान दें, यहां पर लिखा हुआ है कि जो भिन्न है उसके हर में केवल एक जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब आपके पास देखो भिन्न है x/y, और यहां पर भिन्न कितनी, हमने x/y की वैल्यू कितनी निकाली है 3/5। अब केवल हर में एक जोड़ दें, देखो हर ये है, इसमें एक जोड़ दें तो ये आपका 3/6 बन जाएगा। देखो 5 और 1 6। अब इसको देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब इस भिन्न का मान कितना हो गया 1/2। तो प्रश्न कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। मतलब हमने जो प्रोसेस की है एकदम ठीक है, हमारी शर्तें सभी लागू हो रही हैं। तो यहां पर हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। मेरे ख्याल से आपको समझ में बिल्कुल एकदम बढ़िया है ना। चलिए नोट कर लें, और भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका क्या पार्ट है देख लेते हैं। लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 2 व्यक्ति है ना, कौन कौन है? एक है कोई नूरी और एक है सोनू। इनकी आयु में जो संबंध है वो दिया गया, और आज का संबंध नहीं, 5 वर्ष पूर्व का जो संबंध है वो दिया गया। चलो कोई बात नहीं। फिर लिखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद की आयु में संबंध दिया गया है। पूछा गया है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान आयु समझो पूछी गई, नूरी की और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। चलो यहां रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है, ये है आपका दूसरा प्रश्न का दूसरा पार्ट। एक तो यहां देखिए लिखा है नूरी की आयु, यहां मान लेते हैं माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष है। नूरी की आयु कितनी है x वर्ष। और इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति सोनू है, उसकी आयु लिख दें 22 वर्ष। क्या लिख दें? तथा सोनू की आयु बराबर यहां लिख दें 22 वर्ष है। ठीक, अब समझिए बात। प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पूर्व की दोनों की आयु बताइए। पहले बताओ 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। पहले आप नूरी की आयु बताओ, 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है ना, चलो यहां लिख देते नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी। अगर आपसे कोई ये कहता है कि आज आप 15 साल के हैं, 5 साल पहले कितने के थे, तो इसका मतलब निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि भैया हम तो 10 साल के थे, मतलब 5 साल कम पीछे की बात हो रही ना। तो यहां पर अगर आज नूरी x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी, 5 कम होगी। मतलब x में से हमें क्या करना है, 5 घटाना है, x - 5 वर्ष। सिंपल सी बात है। और इसी प्रकार अगर हम 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु निकालना चाहें तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 22 में से 5 कम कर दें। आज इसकी उम्र 22 वर्ष है और 5 वर्ष पहले की कितनी थी, 22 - 5 वर्ष थी। सिंपल सी, ठीक है इतना। इसके बाद में इन आयु में क्या संबंध है, देखो प्रश्नानुसार यहां लिख दें प्रश्नानुसार, या हम लिख दें प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार। क्या पहली शर्त है, सोनू ये नूरी की आयु जो है ना, नूरी की आयु कितनी है, नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से कितनी गुनी है। देखो सोनू की आयु की, ध्यान दें क्या लिखा हुआ है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की ये 3 गुनी थी, इसको भी 3 गुना कर दें बराबर हो जाएगा। सोनू की आयु की ये 3 गुनी थी, तो इसमें हमें 3 का गुणा करना है,
दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो नूरी की आयु 5 वर्ष पहले की कितनी है, ये लिखी है x माइनस 5 बराबर 3 इंटू सोनू की आयु 5 वर्ष पहले की कितनी है, y माइनस 5। बताओ ठीक है, एकदम ठीक है। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पंचे 15। इधर ले आओ तो यहां पर ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, देखो x माइनस 3y, ये x है, माइनस में 3y और बराबर में माइनस में 15 प्लस में यहां 5 लिख दें। ये देखो ध्यान दें, माइनस का 15, ये माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो एक आपका समीकरण देखो बन गया, x माइनस 3y बराबर माइनस में 10। इस पर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। पहली शर्त जो प्रश्न की दी गई थी उससे हमने एक इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड शर्त क्या दी गई है। अब कहा गया है 10 वर्ष पश्चात की आयु निकालिए। दोनों की 10 वर्ष बाद की आयु हम निकाल देते, यहां लिख दें 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अगर आपसे कोई ये कहता है कि आज आपकी उम्र 15 वर्ष है, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 उसी में जोड़ दें, 25 वर्ष के हो जाएंगे। आज 15 के हैं और 10 वर्ष बाद हम लोग 25 वर्ष के हो जाएंगे, ऐसा ही तो है ना, पक्की बात। तो 10 जोड़ना है आपको। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, आज उसकी उम्र x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद उसकी उम्र x प्लस 10 हो जाएगी। और उसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात ये सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगी। अब इन 10 वर्ष की आयु में क्या संबंध दिया गया है देखते हैं। देखो हमें सेकेंड शर्त के अनुसार प्रश्न में जो कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है वही करना है। सेकेंड शर्त के अनुसार क्या प्रश्न कहता है, 10 वर्ष बाद की उम्र में क्या संबंध दिया गया है। 10 वर्ष बाद की उम्र का जो संबंध है वो ये है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब नूरी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु की कितनी गुनी, 2 गुनी। ऐसे ही तो कह रहा है, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां ऐसे भी देखो पढ़ सकते हो कि नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी। अब है कौन 2 गुना, ये नूरी 2 गुनी है ना, तो इसमें हमें सोनू की आयु में 2 का गुणा कर दें, दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो नूरी की आयु देखो कितनी है, 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो आपकी x प्लस 10 दी गई है, बराबर 2 इंटू सोनू की आयु 10 वर्ष बाद की ये दी गई है कितनी, ये आपकी y प्लस 10 दी गई है। अब इसको देखो हम हल कर लेते हैं, बिल्कुल आसान वही काम करना है। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 का 2 में मल्टीपल, 10 दूनी 20 हो जाएगा। इधर ले आओ y को, तो हम यहां लिख देते हैं x माइनस 2y बराबर 10 इधर ले जाओगे, 20 में से 10 घटाओगे 10 मिलेगा। चलो सिंपल सी बात, देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करना है। इसी के साथ हम समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, ये लिखा हुआ है। अब बताओ भाई इसको कैसे करोगे। हमने आपको ये बताया कि अगर हमें विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले हम x अथवा y के किसी एक चर के गुणांक बराबर करते हैं। तो यहां तो भैया x के गुणांक बराबर लिखिए, हमें कुछ करना ही नहीं है। हम इसके गुणांक बराबर करें, हम इसके चिन्ह देखें, बराबर ना करें क्योंकि बराबर तो हैं। इसके चिन्ह देखें तो दोनों के चिन्ह भी समान है, और अगर चिन्ह समान है तो यहां पर क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। यहां लिख दें घटाने, ठीक है। घटाने पे सभी चिन्ह पलट जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस, और ये भी आपका प्लस। x ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2y, ये प्लस का 3y, तो 1y देखो यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ये माइनस कतई ना समझे, चिन्ह पलट गया, इसका मतलब प्लस 3y है, प्लस का 3y माइनस का 2y, तो आपको यहाँ 1y मिलेगा। यहां से देखिए ये प्लस हो गया, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। y का मतलब कौन है, y का मतलब है सोनू। सोनू की आयु 20 वर्ष निकल के आ रही, ठीक है। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, पहले में अथवा इस दूसरे समीकरण में किसी में रख दो। तो यहां लिख दें समीकरण
समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो रख देते हैं। देखो y का मान x माइनस 3 इंटू बाई का मान कितना लिखोगे 20। देखो ध्यान दें, x माइनस 3 इंटू बाई, और y का मान कितना लिखोगे 20, और बराबर में यहां लिख देते हैं माइनस का 10। ये देखो माइनस का 10, ठीक है। अब 20 या 60 यहां लिख दें, x माइनस 60 बराबर माइनस में 10, और x बराबर हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60। तो x बराबर यहां पर हमें 50 मिलेगा। कितना मिलेगा? x का मान 50, y का मान 20, x का मान 50। मतलब x मतलब नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। बस यहां आंसर ऐसे लिख देना है ना। नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, और यहां लिख दें सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। यहां आपको लिखनी है, ठीक है भाई, एकदम क्लियर। ये आपका क्वेश्चन होता है क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा का सेकंड, ठीक, नोट करो भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ रहे है ना। तीसरा प्रश्न क्या है देखो, नोट कर लो भैया, अच्छे से नोट करो इसको। और क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, रब कर दे भाई, इसको हम रब कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न। भैया वीडियो लाइक ना किया हो तो एक बार वीडियो जरूर लाइक कर दें। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या लिखा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या बताइए। आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या हम कैसे बनाते हैं? 2 अंकों की जो संख्या होती है उसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है, पक्की बात है। चलो यहां देखो, यहां पर ये एक प्रश्न है आपका दूसरा का तीसरा पार्ट, दूसरा प्रश्न इसका तीसरा पार्ट है ये। तो यहां लिख दें माना इकाई का अंक x मान लें। इकाई का अंक इस पर हम मान लेते हैं कितना x है, और यहां पर हम दहाई का अंक मान लेते हैं y। दहाई का अंक बराबर कितना मान लें? y। अगर आपको किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंक पता हो, दहाई और इकाई के अंक पता हो, तो उस संख्या को बड़े आराम से आप बना सकते हो। देखो, अगर हम आपसे ये कहें कि आपके पास कोई संख्या 25 है, ये कितने अंकों की है? आप कहोगे 2 अंकों की है। इसमें इकाई का अंक कितना है? आप कहोगे इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है, पक्की बात है। तो ये आखिर इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 2 हमें दिखाई दे रहा है, तो हमने ये 25 संख्या कैसे लिख दी? तो कोई ऐसे लिखी, जब भी हम संख्या बनाते हैं 2 अंकों की, तो दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब 10 का मल्टीप्लीकेशन। ये है आपके पास दहाई, और इसमें 10 का गुणा करें प्लस इकाई साथ में जोड़ दें, तो अब ये 2 अंकों की संख्या बन गई। समझो, देखो ध्यान दें, 10 गुणे दहाई कितना है? दहाई 2 है, प्लस इकाई कितना है? इकाई 5 है। तो देखो 10 दूनी 20 और 5 25। देखो 2 अंकों की संख्या जो 25 बनी वो कैसे बनी? दहाई में 2 का गुणा करके इकाई जोड़ी जाती है, तभी तो 2 अंकों की संख्या बनती है। तो यहां भी हमें पता है इकाई ये है, दहाई ये है, इसका मतलब इसमें हमें 10 का गुणा करना है, इकाई साथ में जोड़ देना है, तो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। यहां लिख देते हैं संख्या बराबर 10y प्लस x। बोलो भैया यहां कोई समस्या? मतलब दहाई में 10 का गुणा कर दें, इकाई साथ में जोड़ दें, 2 अंकों की संख्या ये हो गई। ठीक, यहां हमें इकाई और दहाई के अंक अगर पता चल जाए तो निश्चित रूप से इस संख्या की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखो, इसको रब कर लो। अब जैसा जैसा प्रश्न कहता है हम वैसे ही करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। प्रश्न ने क्या कहता है समझ लेते हैं। देखो लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहली शर्त बताओ भाई, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि जो अंक हैं उनका योग 9 है। एक अंक आपका ये है, एक अंक ये है, मतलब इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, इन दोनों अंकों का योग 9 है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। बहुत अच्छी बात है भैया। तो यहां पर लिख देते हैं पहली शर्त, दोनों अंकों का योग बराबर 9। एक अंक x, एक अंक y, दोनों का योग बराबर 9। देखो भैया एक समीकरण बन गया। जैसा प्रश्न का है हम वैसे ही करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है।
दूसरी शर्त देखो क्या कहता है, प्रश्न जैसा कहे हम दूसरी शर्त के हिसाब वैसा ही काम करेंगे। देखो लिखा है इस संख्या का 9 गुना करना है, जो संख्या ये दी गई है इसका क्या करना है 9 गुना, और वो 9 गुना जो है किसके बराबर, देखो लिखा है संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों की देखो जो संख्या लिखी है ये वाली, इसके अंकों को आप उलट दें तो संख्या कितनी बन जाएगी। देखो हम यहां पहले शर्त बाद में लिखें, पहले हम अंकों को उलटने से बनी संख्या निकाल दें। यहां लिख दें अंकों को उलटने से बनी संख्या, बनी संख्या, ठीक है, बराबर। आप बताओ अंकों को अगर उलट दिया जाए तो संख्या कितनी बन जाएगी, मतलब x का स्थान y हो जाएगा, y का स्थान मतलब अदला बदली कर देना, x की जगह y की जगह x, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखो 10x प्लस y, जहां हमारा x था वो y के स्थान पर लिख दिया, और जो y था उसको हमने x के स्थान पर लिख दिया, मतलब अंकों की हमने अदला बदली कर दी, ठीक है। तो अंकों को अगर उलट देंगे तो संख्या हमारी ये बन के तैयार हो जाएगी 10x प्लस y, ठीक है ना। आते हैं सेकंड शर्त पे। सेकंड शर्त हमारे पास यहां प्रश्न में दी गई है कि जो संख्या है, संख्या उसका हम क्या करेंगे 9 गुना करेंगे। देखो ध्यान दें क्या लिखा है, संख्या का 9 गुना, देखो ध्यान दें लिखा हुआ है संख्या का 9 गुना, तो हमने संख्या का तो 9 गुना कर दिया, और ये संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को उलटने से बनी संख्या, यहां लिख दें अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को उलटने से बनी संख्या का कितना करना है 2 गुना। यहां संख्या का 9 गुना बराबर काहे के है, अंकों को उलटने से बनी संख्या के 9 गुने के बराबर है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहां से हम लिख लेते हैं 9, फिर इसके बाद संख्या लिखेंगे। संख्या हमारे पास है 10y प्लस x, यहां बराबर का निशान लगाओ, यहां 2 लिखें, और अंकों को उलटने से बनी संख्या आपके पास ये लिखी है 10x प्लस y, ठीक है भाई। यहां से 9 का मल्टीपल कर सकते हो, यहां पर हम 2 का मल्टीपल कर दें, और एक समीकरण अच्छा सा बनके आपके पास यहां मिल जाएगा। 10 का 9 में गुणा 90y हो जाएगा, प्लस 9 का x में गुणा 9x हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 20x प्लस 2y, ठीक है। x को अगर इधर ले आए तो यहां से देखो 9 कम हो जाएगा, माइनस का 11x बचेगा, ठीक है। y इधर ले आए तो यहां से y कम हो जाएगा 2, 90 में से 2 घटाएं तो प्लस का 88 बचेगा भाई, 88y, और इधर कुछ नहीं बचेगा मतलब 0। अब यहां 11 का पूरे इक्वेशन में भाग चला जाएगा, है ना। इसको सिंपल बनाने के लिए आप इसमें 11 का पूरे समीकरण में 11 का डिवाइड कर दें, और चाहें तो चलो 11 ही का डिवाइड कर दें। 11 का अगर हम भाग करेंगे तो यहां पर माइनस x मिलेगा, प्लस यहां 11 8 88 मतलब 8y मिलेगा, और यहां 11 का भाग करने पर 0 ही रहेगा भैया, रहेगा। चलो इस पर हम इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं, बस पहले दूसरे समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लेंगे, एकदम आसान बात है। इसको और इसको हल करना बिल्कुल आसान, कैसे भैया, इसके नीचे इसको लिख लो। देखो गुणांक बराबर हैं ऑलरेडी, अब हमें गुणा भी नहीं करना है। x प्लस वाई बराबर में यहां पर 9 दिया गया है, ठीक। और इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। यहां लिख दें जोड़ने, तो देखो माइनस एक्स प्लस एक्स, ये देखो कैंसिल, 8y और 1y यहां जोड़ दें 9y हो जाएगा, बराबर, और 0 में 9 जोड़ें तो 9 बन जाएगा, और 9 से अगर डिवाइड कर दें तो y बराबर 1 मिल जाएगा। देखो y का मान तो 1 हो गया। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में लिख दें, यहां लिख दें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर रख देते हैं। देखो x के स्थान पर तो x रहेगा, प्लस y के स्थान पर आपको 1 लिखना है, और फिर बराबर में 9 आपका ज्यों का त्यों, प्लस 1 इधर जाएगा तो x का मान हो जाएगा 9 माइनस 1, मतलब x का मान तो 8 मिल जाएगा भैया, बोलो ठीक है। अब x का मान 8 मिल गया, तो अब बताओ संख्या कितनी हो गई। संख्या बराबर कितनी हो गई, संख्या
संख्या हमारी ये लिखी है, देखो 10y प्लस एक्स कितनी लिखी है, 10y प्लस एक्स लिखी है। यहां पर 10 अपना ज्यों का त्यों, y का मान आपको 1 लिखना है भाई, कितना लिखना है 1, प्लस x का मान आपको 8 लिखना है। तो 10 एकम 10 में 8 जोड़ोगे, यहां हमें संख्या 18 मिल जाएगी भाई। कितनी मिलेगी 18। ये हमें जो संख्या पूछी गई थी वो आपकी 18 मिल गई। अगर आप चाहो तो अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हो। देखो उत्तर की पुष्टि कैसे करोगे, जो प्रश्न कहता हम वैसे ही कर दें। देखो ध्यान दें, आपको प्रश्न में पहली शर्त दी गई थी कि x मतलब दोनों अंकों का योग 9 है, तो क्या देखो इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 1 है, दोनों अंकों को जोड़ दें 8 और 1 9 होता है कि नहीं, होता है पक्का। तो इसका मतलब पहली शर्त देखो बिल्कुल फिट हो गई। दूसरी शर्त पे आ जाओ। दूसरी शर्त यह है कि संख्या का 9 गुना करो भाई। इस 18 का 9 गुना कितना होता है, 18 निम्मा 162, कितना होता है 162। तो ये तो हो गया देखो संख्या का 9 गुना। अच्छा ठीक है, बराबर यहां देखो अंकों को उलट दो भाई, इधर ऐसे कर दो, 8 इधर 1 इधर, उलट गया। अंकों को उलटने पर जो संख्या मिली उसका हम 2 गुना कर दें, मतलब 2 का गुणा कर दें। देखो बराबर बराबर है या नहीं, बिल्कुल है भैया। 162 बराबर देखो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, मतलब 162 बराबर 162, ठीक है ना। मतलब अगर ये शर्त हम देखें तो इससे भी हमारा समीकरण बिल्कुल एकदम फिट संतुष्ट हो रहा है, और ये भी समीकरण बिल्कुल फिट संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमने संख्या 18 निकाली है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है। ठीक है भाई, समझ में आया एकदम, कोई डाउट तो नहीं। चलो इसको नोट कर लो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये आपका, दूसरे प्रश्न का 3 पार्ट, ठीक है, नोट कर लो। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। लिखा है मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक, 2000 रुपए उसको निकालने थे। लिखा है उसने खजांची से रुपया 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। खजांची से कहा कि भैया हमें 2000 रुपये चाहिए, लेकिन हमें रुपया 50 और 100 के नोट ही चाहिए, ऐसा उसने कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। खजांची ने उसको 25 नोट दे दिए, कुछ उसमें से 50 के हैं, कुछ उसमें से 100 के, ठीक, कुल मिला के 25 नोट उसने दे दिए। आगे लिखा है याद करिए कि उसने रुपया 50 और रुपया 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो वह बात आपसे पूछी गई है कि जो उसको 25 नोट मिले हैं उसमें से 100 रुपए के कितने नोट हैं, उसमें से 50 रुपए के कितने नोट हैं, ऐसा प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहां पर यह है आपका चौथा पार्ट। ये मान लेते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हैं x है। कितनी है संख्या x। 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हैं 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं 22। ठीक है, अब भैया एक नोट अगर उसके पास 50 रुपए का है तो उसकी वैल्यू 50 रुपए होगी, पक्की बात है। एक नोट अगर 50 रुपए का है किसी के पास तो उसका मूल्य कितना होगा 50 रुपया, और अगर उसके पास 2 नोट 50-50 के हैं तो उसका मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। और यदि उसके पास x नोट 50 के हैं तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो पहली प्रश्न की जो शर्त है वो तो ये है कि मीना को कुल मिला के जो नोट मिले उनकी संख्या कितनी है 25, है ना, यही तो लिखा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो लिखा है कि खजांची ने उसको मीना को कितने 25 नोट दिए, है ना, 25 नोट उसने प्राप्त किए हैं। तो आपको पहली शर्त के हिसाब से तो ये लिखना है कि x प्लस y बराबर 25। ठीक, ये x का मतलब है 50 रुपए के नोट और y का मतलब है 100 रुपए के नोट, कुल मिला के नोट कितने हैं 25। एक तो आपकी शर्त ये है। ठीक है, दूसरी शर्त एक और ये है कि एक नोट की कीमत 50 रुपए वाले नोट की कीमत 50 रुपया है, और x नोट अगर उसके पास हैं तो x नोटों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी 50x रुपया हो जाएगी, 50x। ठीक है, और इसी प्रकार एक नोट की कीमत 22 रुपया है। एक नोट की कीमत कितनी है 100 रुपए है। एक नोट की कीमत 100 रुपए है, 22 नोटों की कीमत कितनी हो जाएगी 100 22 हो जाएगी।
और इन दोनों को जोड़ दें तो कुल मिला के रुपया कितना होना चाहिए, 2000। खजांची ने 2000 रुपए उसको पेमेंट दिया है ना, तो बराबर कितना लिख दें, 2000 लिख दें। बस देखो ये आपका सेकंड एक इक्वेशन बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। बस इनको दोनों को हल कर दो, बड़े आराम से आप कर सकते हो। देखो अगर हम चाहें तो इसमें हम 50 का पूरे समीकरण में भाग कर सकते हैं। अगर 50 का भाग करें तो ये x हो जाएगा, 50 दूनी मतलब ये 2y हो जाएगा। 50 का यहां भाग करोगे तो यहां पर ये 40 मिलेगा, ठीक है। 50 चौको 200 और ये 0, ठीक 40 मिलेगा। इस पर हम एक नया इक्वेशन डाल देते, वैसे तो यही वाला देखो दूसरा इक्वेशन ना डाल के इसी को दूसरा डाल दो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब समझते हैं, देखो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन दोनों हल कर लें, एक्स वाई के मान निकल आएंगे, वही नोटों की संख्या हो जाएगी। एक्स का जो मान होगा वो 50 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगा, जो वाई का मान होगा वो 100 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें इन दोनों समीकरणों को हल आप बहुत आसान से कर सकते हो, एक्स प्लस वाई और ये बराबर में कितना दिया गया है, 25। ये पहला इक्वेशन है। अब यहां पर आपको क्या करना है, गुणांक बराबर देखो है इसके, एक्स के गुणांक बराबर है, आपको सीधा यहां पर घटाना है। बस घटाने पर चिन्ह सब पलट दें और ये x कैंसिल हो जाएगा। 2y में से 1y घटाएंगे तो 1y मिलेगा। 40 में से 25 घटाओगे तो यहां पर 15 मिलेगा। तो y का मतलब क्या है, 100 रुपए के नोट 15 मिल गए, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर पहले वाले समीकरण में रख दें, x प्लस y का मान 15 लिख दें, बराबर में यहां 25 लिख दें। तो x बराबर हमें 25 माइनस 15 अर्थात x बराबर हमें 10 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जो 50 रुपए के नोट उसने दिए वो कितने दिए, 10 नोट दिए। यहां लिख दें 50 रुपए के नोटों की संख्या, रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितनी लिखोगे, 10। 10 नोट उसने 50 रुपए के दिए, ठीक है, 10 नोट। और 100 रुपए के नोट कितने दिए, 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी है, 15, ठीक है, 15। ये 100 रुपए के 100 नोट, 100 के नोट 15 देगा, 1500 रुपए हो जाएंगे। और ये 50 रुपए के नोट 10 हैं तो 500 रुपए हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 500। तो ये 15 और 5 2000 रुपए हो गए सीधे, सिंपल। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे इसका बिल्कुल एकदम लास्ट और अंतिम प्रश्न है, उसको भी देखो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। कोई पुस्तकालय है, पुस्तक वो अपने किराए पे देता है और किराए पर 3 दिन के लिए अगर देता है तो उसको एक निश्चित राशि उसको लेनी है कि बस या हमें तो इतना ही रुपया लेना है ना। और इसके बाद अगर वो रखता है, लिखा है, तथा इसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है, मतलब हर एक दिन का एक दिन अगर अलग रख रहा है, मतलब 3 दिन के बाद यदि चौथे दिन रख रहा है तो 3 दिन का तो फिक्स लगना ही लगना है, एक दिन का और लगेगा, ठीक है। तो हुआ ये कि सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरता नाम की कोई लड़की है, वो पुस्तक ले गई पुस्तकालय से, तो उसको देखो 3 दिन के लिए तो नियत लगना ही लगना है और उसने पुस्तक रखी 7 दिन के लिए, तो इसका मतलब 4 दिन का उसको एक्स्ट्रा लगेगा, है ना, 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा। और कुल मिला के किराया उसने दिया वो 27 रुपए दिया है। जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और उसने किराया अदा किया कितना, 21 रुपए अदा किया है, ठीक है। अगर सूसी ने 5 दिन के लिए पुस्तक रखी तो 3 दिन तक के लिए तो वही उतना ही लगना है, निश्चित है। तो इसका मतलब 2 दिन का उस पर अतिरिक्त किराया लगा, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नियत किराया कितना है, मतलब 3 दिन का जो नियत किराया है वो कितना है और प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है, आपको ये बताना है। बिल्कुल एकदम देखो सिंपल भाषा, सिंपल सवाल। देखो सवालों को, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल हैं, इबारती जिनको कहें, इनकी इबारत आपको बहुत आराम से पढ़नी होती है। प्रश्न में कैसे कैसे हमें क्या क्या दिया गया है उसकी बात पूरी समझो और फिर इसके बाद में हमें उन जो हमें दिए गए वाक्य हैं, कथन हैं, उनको हम समीकरण के रूप में, उनकी प्रॉब्लम को हम समीकरण के रूप में पहले हम बनाएंगे और फिर इसके बाद हल करेंगे। लिखा है कि एक जो 3 दिन का नियत किराया उसको हम पहले मान लेते हैं। यह है आपके पास 5वां पार्ट। माना
3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया बराबर हम मान लेते हैं कितना है, x रुपया है। ठीक है, नियत किराया कितना है, x रुपया। और तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर कितना है, अतिरिक्त किराया बराबर 22 रुपया है। ठीक, 3 दिन तक तो आपको x रुपया ही देना है, और फिर इसके बाद अगर एक दिन अतिरिक्त रखना है तो 22 रुपया देना है, 2 दिन रखना है तो 2 22 रुपया लगेगा, 3 दिन का 3 22 रुपया लगेगा, 4 दिन का 4 22, सिंपल सी बात। तो प्रश्न कहता है पहली शर्त, देखो प्रश्न की क्या है, एक पहली लड़की का नाम इसमें दिया गया है सरता, उसने 7 दिन तक के लिए पुस्तक रखी और उसने 27 रुपया अदा किया। देखो ध्यान दें, 7 दिन का किराया 27 रुपया है। देखो ध्यान दें, सरिता ने 7 दिन का किराया दिया, कितने रुपए बराबर 27 रुपए, 27 रुपया उसने किराया दिया 7 दिन का। तो देखो ध्यान दें, 3 दिन का तो x रुपया ही लगना है, और इसके बाद 4 दिन का 4 22 रुपया लगना है। देखो ये आपका 3 दिन का किराया है, और ये आपका अतिरिक्त 4 दिनों का है, 4 और 3 7 दिन का टोटल हो गया, और 7 दिन का किराया कितना लग रहा है, 27 रुपया। समझो भैया, इसको समझो बहुत ध्यान से, देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ये x रुपया 3 दिनों का है। इसके बाद उसने 4 दिन और रखी, क्योंकि 7 दिन रखी ना, तो 3 दिन का किराया ये हो गया, और 4 दिन का, 1 दिन का 1 बाई, 4 दिन का 4 बाई, 3 दिन का ये, 4 दिन का ये, 4 3 7 दिन का कुल मिलाकर किराया 27 रुपया है। एक पहली शर्त से आपका ये एक समीकरण बन गया। इसके बाद एक दूसरी लड़की है सरित, क्या है नाम उसका, सूसी है ना, सूसी, और उसने 5 दिन तक किताब रखी और उसको 21 रुपए अदा करने पड़े। यहां लिख देते हैं सूसी, सेकेंड शर्त लिखो यहां पर, सेकेंड शर्त लिख दें, सूसी ने 5 दिन का किराया दिया। कितना दिया किराया, 21 रुपया दिया। कितना दिया किराया, 21 रुपया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो समझो बात ध्यान से, हमें 3 दिन का तो वही x रुपया ही उस पर लगना है ना, 3 दिन का तो x रुपया लग गया। अब उसने 3 के बाद 2 दिन और अतिरिक्त रखी, 5 दिन रखी ना, तो 1 दिन का 22 रुपया अतिरिक्त किराया, 1 दिन का 22 है, 2 दिन और अतिरिक्त रखी, मतलब 2 22 हो गया। 3 दिन का ये किराया है, 2 दिन के अतिरिक्त का किराया 2 22 रुपया हो गया। तो 3 2 5 दिन का कुल मिला के किराया कितना है, 21 रुपया। ये हो गया नंबर दूसरा। ठीक, इन दोनों समीकरणों को बहुत आराम से आप हल कर सकते हो। इसी पहले वाले और दूसरे वाले समीकरण को आपस में घटा दें, सीधा काम है, कुछ नया करना नहीं है, एकदम आसान काम है। यहां लिख दें घटाने पर, सीधा देखो घट भी जाएगा, क्यों, क्योंकि x के गुणांक तो समान है। सीधा घटाने पर देखो माइनस 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 कर दें, इसको कैंसिल करें, 2 बाई में से 4 बाई घटाओगे, माइनस का 2 बाई यहां मिलेगा, और ये आपका देखो कितना था भैया, यहां पर आपका ये था 27 है ना, और यहां घटाओगे तो माइनस का कितना मिलेगा, 6। 27 माइनस का है, 21 घटेगा, माइनस का 6 मिल जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल करोगे, 2 का भाग करो, बाई बराबर 3 हो गया, 3। ठीक, बाई का मतलब क्या है, प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो 3 रुपया उस पर लग रहा है। ठीक, लाइब्रेरी का चार्ज है, 3 दिन तक तो आपको x रुपया लगना है, और फिर 3 दिन के बाद जितने दिन आप रखोगे प्रतिदिन 3 रुपया के हिसाब से किराया लगेगा। ठीक है, चलो x का मान कैसे निकालोगे, y का मान समीकरण 1 में रख दें, लिख दें y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4 इंटू बाई का मान 3 लिखेंगे, बराबर में यहां 27 लिख दें। तो 4 दिया 12 इधर ले जाओ, x बराबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस 12, और 27 में से 12 घटाओगे तो यहां पर आपको 15 मिलेगा। मतलब सीधी बात है, देखो भैया क्या, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया कितना रुपया है, 3 दिन तक का रुपया आपको केवल और केवल 15 देना है। 3 दिन का नियत किराया बराबर रुपया कितना है, 15। ठीक है,
और प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर कितना है 22 रुपया, और 22 का मान कितना निकला है 3। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपया है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूरी एक्सरसाइज एकदम क्लियर हो गई है ना। एक एक सारे प्रश्न हमने हल किए भैया, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी अच्छे से आए होंगे, है ना। तो इसको आप कंप्लीट कर लो, और इसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है वो आपकी वज्र गुणन विधि की बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आने वाली है। उसको भी आप एक दिन केवल आपको इंतजार करना है। कल वाले वीडियो में हम आपको वज्र गुणन विधि से ये रैखिक समीकरणों का हल कैसे करते हैं पूरी विधि बताएंगे, और पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसको भैया स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो, और बार बार देखो, एक बार हम कह रहे हैं कि भैया एक बार में अगर कोई समस्या आपको ऐसी लग रही है कि समझ में नहीं आई तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो, और फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लो। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो अगले वाले वीडियो में हम आपकी समस्या का निदान जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। भैया वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो, मोटिवेशन मिलता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।